अब देखते हैं हमारी अगली टर्म जो कि है ड्राइंग। अब ये ड्राइंग क्या होता है? तो ड्राइंग भी कैपिटल से ही जुड़ा हुआ पार्ट है, इसीलिए मैं आपको एक साथ करवा रहा हूँ। तो ड्राइंग का मतलब होता है अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। तो वो अमाउंट जो ओनर बिजनेस से निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। यहाँ पर देखो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, जब बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो उसको हमने कैपिटल का नाम दिया। तो अब यही ओनर जब बिजनेस से अमाउंट को निकालता है, ध्यान रखना ओनर जो है बिजनेस से अमाउंट को निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, तो उस केस में उस अमाउंट विड्रॉन को हम ड्राइंग का नाम देंगे। अगर ओनर बिजनेस के किसी काम के लिए कुछ पैसा बिजनेस से निकालता है तो उसको ड्राइंग नहीं बोला जाता, वो तो बिजनेस का काम है। लेकिन अगर ओनर अपने पर्सनल काम के लिए बिजनेस से कोई अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग का नाम देते हैं। अब ये अमाउंट क्या कर रहा हूं मैं, तो मैंने आपको अभी कैपिटल के अंदर बताया कि ओनर जो है बिजनेस के अंदर या तो कैश भी इन्वेस्ट कर सकता है, या गुड्स भी कर सकता है, या एसेट भी कर सकता है। सेम वही बात यहाँ पर भी आती है, ओनर बिजनेस से कैश भी निकाल सकता है, या गुड्स भी निकाल सकता है, या एसेट भी निकाल सकता है। तीनों में से कोई भी चीज विड्रॉ करी जाएगी ओनर के द्वारा फॉर हिज पर्सनल यूज, तो उसको हम ड्राइंग का नाम देंगे। इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं। यहाँ पर देखो बिजनेस के अंदर कैपिटल थी एट द बिगिनिंग। बिजनेस के अंदर साल की स्टार्टिंग में 10,000 रुपए की कैपिटल थी। साल के स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग के अंदर साल स्टार्ट होने का मतलब है 1 अप्रैल और साल के खत्म होने का मतलब है 31 मार्च। तो बिजनेस के अंदर साल के स्टार्टिंग में कैपिटल थी 10,000 रुपए की। साल के बीच में ओनर जो है बिजनेस के अंदर से 1,000 रुपए की कैपिटल लेके चला गया। कैपिटल लेके चला गया, इसका मतलब उसने कैपिटल को विड्रॉ करा। जब ओनर बिजनेस से कैपिटल को विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग का नाम देते हैं। ओनर ने बिजनेस को 10,000 रुपए दिए थे, 1,000 रुपए ओनर बिजनेस से लेकर जा रहा है तो उसको हमने ड्राइंग बोला। किसके लिए लेके जा रहा है? फॉर हिज पर्सनल यूज। तो अब बिजनेस के पास ओनर का कितना पैसा बचा हुआ है? साल के एंड में जब हमने अपने अकाउंट्स बनाए तो हमें पता चला नेट कैपिटल एट द एंड बिजनेस के पास ओनर के 9,000 रुपए बचे हुए, यानी साल के एंड पे हमारी कैपिटल है 9,000 रुपए की। तो हमने यहाँ पर क्या करा? कैपिटल में से ड्राइंग को लेस करा। इसको और आसान तरीके से बताता हूँ। अगर मान लो आपके दोस्त ने आपको 10,000 रुपए दिए तो आप उसको एक कॉपी में नोट करके रख लोगे कि मुझे मेरे दोस्त ने 10,000 रुपए दिए, ताकि मैं भूल ना जाऊं। और लेट सपोज वो 4 दिन बाद जो है आपके पास से 1,000 रुपए लेके चला गया। उसने आपको पहले 10,000 रुपए दिए थे, फिर उसने आपसे 1,000 रुपए ले लिए। तो आप क्या करोगे? आप उसी कॉपी में उस 10,000 के नीचे -1,000 लिख दोगे कि 10,000 इसने मुझे दिए थे, जिसमें से 1,000 रुपए ये इतनी तारीख को मुझसे लेके चला गया। कल को भाई लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा ना हो कि आपका दोस्त कहे कि मैंने तो तुझे 10,000 रुपए दिए थे, मैं तुझसे 1,000 रुपए तो कभी लेके ही नहीं गया। तो इसलिए आपने क्या करा? 10,000 के नीचे डेट के साथ माइनस कर दिया 1,000 रुपए को, और कॉपी के अंदर लिख दिया कि अब मुझे इसे 9,000 रुपए देने हैं। तो वही सेम बात यहाँ पर भी होती है। बिजनेस जो है नोट करके रखता है कि ओनर ने मुझे 10,000 रुपए की कैपिटल दी थी, जिसमें से 1,000 रुपए की कैपिटल वो अपने पर्सनल यूज के लिए मेरे पास से वापस ले जा चुका है, जिसको हमने ड्राइंग का नाम दिया। अब मेरे पास उसके 9,000 रुपए बचे हुए, अब मुझे उसके 9,000 रुपए वापस करने हैं, जो मेरे लिए इंटरनल लायबिलिटी है। तो समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से हम अकाउंट्स के अंदर ड्राइंग को प्रेजेंट करते हैं? हम कैपिटल में से ड्राइंग को लेस करते हैं और फाइनली हमारी नेट कैपिटल निकल के आती है। यही बात नीचे नोट में भी लिखी हुई है, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग, यहाँ पर आगे लिख लेना प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राइंग आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। नीचे देखो मैंने आपके लिए एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रखा है, एक हल्का हल्का आपको आइडिया दिया है कि आखिर बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है। तो बैलेंस शीट हमारी कुछ इस तरीके से बनती है। राइट साइड पे हमारे एसेट्स लिखे होते हैं, राइट साइड का जो कॉलम है वहां पर हम अपने एसेट्स को लिखते हैं, और लेफ्ट साइड पे हम अपनी लायबिलिटीज को लिखते हैं। अब ये जो लायबिलिटी वाला कॉलम है ना, इसके अंदर हमारी दोनों लायबिलिटी आ गई। मैंने आपको बताया था हम एसेट इक्वल टू लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। जब हम एसेट इक्वल टू लायबिलिटी बोलेंगे तो वहां पर हमारी लायबिलिटी के अंदर इंटरनल लायबिलिटी भी आ जाएगी और एक्सटर्नल लायबिलिटी भी आ जाएगी। तो सेम यही बात बैलेंस शीट के साथ होती है। जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम बैलेंस शीट को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। राइट साइड हम लिखते हैं एसेट और लेफ्ट साइड हम लिखते हैं लायबिलिटी। अब इस लायबिलिटी वाले कॉलम के अंदर हम अपनी इंटरनल लायबिलिटी भी लिख देते हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटी भी लिख देते हैं। ऊपर के साइड लिखा जाता है सबसे पहले इंटरनल लायबिलिटी और फिर उसके नीचे लिखा जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे पास अभी के एग्जांपल के अंदर इंटरनल लायबिलिटी है, यानी कैपिटल है 10,000 की, तो उसको हम लिखेंगे लायबिलिटी वाले कॉलम में, जिसमें से हमने माइनस किया ड्राइंग 1,000। तो हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर कितना बैलेंस बचा? नेट कैपिटल कितनी बची? 9,000 रुपए। ये मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन का तरीका बताया कि हम बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल और ड्राइंग को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अब एक बात और यहाँ पर नोटिस करने वाली है, ऊपर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000। अब इसके आगे तो कुछ भी हो सकता है, जिस साल की आप बैलेंस शीट बनाओगे आप यहाँ पर वही लिखोगे। सपोज आपने 2020 की बैलेंस शीट बनाई तो आप यहाँ पर 2020 लिखोगे। वो तो डिपेंड करता है कौन से साल की आप बैलेंस शीट बना रहे हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है ये देखो,
यहाँ पर लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन। एज ऑन का मतलब कि बैलेंस शीट जो है एक पर्टिकुलर डेट की बनती है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि बैलेंस शीट के आगे हमेशा एज ऑन लिखा होता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे हमेशा फॉर द पीरियड लिखा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल का बनता है, जबकि बैलेंस शीट सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट की बनती है। लेट्स सपोज ये जो बैलेंस शीट है ये 31 मार्च 2023 की है, तो यहाँ पर लिखा होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। इसका मतलब 31 मार्च 2023 को बिजनेस के पास कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटी है, इस बात को शो कर रही है ये बैलेंस शीट। जबकि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके आगे फॉर द पीरियड लिखा होता है, जो हमें ये बताता है कि 31 मार्च 2023 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम उन सब चीजों को लिख रहे हैं जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच हुई थी, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पूरे साल की सारी चीजों को लिखा जाता है, जबकि बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ वही आइटम वही चीज लिखी जाती है जो 31 मार्च को प्रेजेंट होती है। जो सिचुएशन 31 मार्च को है वही सिचुएशन शो करी जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। तो समझ में आई आपको बात? तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको देखो। एक मोहन ट्रेडर्स नाम की दुकान है जिसके अंदर मोहन 3 चीजों को बेचता है। पहला हो गया ब्लैंकेट, दूसरा हो गया बेडशीट और तीसरा हो गया कर्टेन्स। इन तीनों का कॉस्ट प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है। कॉस्ट प्राइस का मतलब कि मोहन को ये सामान कितने में पड़ता है, और सेल प्राइस का मतलब कि मोहन इस सामान को कितने में बेचता है। सीधी बात है, जितने प्राइस पर आप सामान खरीद के लाओगे उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, और उसमें आप जितना भी अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ोगे वो जोड़ने के बाद जो भी प्राइस आएगा उसको हम सेल प्राइस बोलेंगे। तो यहाँ पर मोहन ट्रेडर्स का कुछ डेटा दे रखा है। तो मोहन के लिए ब्लैंकेट की कॉस्ट 2000 रुपए पड़ती है, जिसको वो 3000 में बेच देता है। उसी तरीके से बेडशीट की कॉस्ट मोहन को 800 की पड़ती है, जिसको वो 1200 में बेचता है। कर्टेन्स की कॉस्ट उसको 1500 की पड़ती है, जिसको वो 2500 में बेचता है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों दे रखा है। अब हमारा सवाल क्या है, यहाँ पर हम इस एग्जांपल को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मोहन जो है बिजनेस के अंदर से 2 बेडशीट अपने घर ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पर मोहन ने बिजनेस के अंदर से कुछ अमाउंट विड्रॉ करी अपने पर्सनल यूज के लिए। तो वो अमाउंट विड्रॉ क्या थी? क्या कैश था या गुड्स था या एसेट था? तो यहाँ पर मोहन जो है बेडशीट के अंदर डील करता है, यानी मोहन के लिए बेडशीट उसका गुड्स है, उसका स्टॉक है। तो हम कह सकते हैं मोहन ने बिजनेस के अंदर से गुड्स को विड्रॉ करा अपने पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहन ट्रेडर्स के ड्राइंग कितनी है, तो आप कहोगे 2 बेडशीट, क्योंकि बिजनेस का ओनर 2 बेडशीट अपने घर में लेके गया अपने पर्सनल यूज के लिए। अब हमारा सवाल क्या है, यहाँ पर 2 बेडशीट की अमाउंट कितनी थी? क्या यहाँ पर बेडशीट 800 रुपए की मानी जाएगी या 1200 की मानी जाएगी? क्या हम ड्राइंग को कॉस्ट प्राइस में निकालेंगे या सेल प्राइस में निकालेंगे? तो ध्यान से सुनो, मोहन बिजनेस का ओनर है और ओनर बिजनेस से सामान अपने घर के लिए लेके गया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ओनर खुद से ही प्रॉफिट कमा जाए। सेल प्राइस के अंदर प्रॉफिट लिखा होता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना ही सामान खुद को बेचकर प्रॉफिट कमा लो, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सेल प्राइस के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होता है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि ओनर ने अपने बिजनेस से सामान को निकाला और आप उस सामान को सेल प्राइस पर रिकॉर्ड कर दो? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा ड्राइंग को कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करा जाएगा, कभी भी सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। हम ये कहेंगे कि 2 बेडशीट मोहन ने विड्रॉ करी फॉर हिज पर्सनल यूज, तो ये हमारी ड्राइंग है, और एक बेडशीट की कॉस्ट 800 रुपए है, 2 बेडशीट की कॉस्ट 1600 रुपए हो गई। तो हमारी ड्राइंग का अमाउंट आ गया 1600 रुपए। तो ध्यान रखना, नीचे नोट लिखा हुआ है ड्राइंग इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। ड्राइंग को हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करा जाएगा। तो क्लियर है आपको? तो ये हमारा ड्राइंग वाला पॉइंट भी हो गया। तो हमने कैपिटल भी देख लिया, ड्राइंग भी देख लिया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लायबिलिटी।